Hello everyone, uh, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that हम लोग अभी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम लोग स्कैटरिंग वाला पार्ट सॉरी स्कैटरिंग वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट में हम लोगों ने पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड कंप्लीट कर लिया था और कम से कम हम लोगों ने 2 से 3 क्वेश्चन का मैटर पढ़ लिया है। अब जो है आगे हम लोग अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्राइट विग्नर फॉर्मूला। ये जो ब्राइट विग्नर फॉर्मूला है, इस ब्राइट विग्नर फॉर्मूले में बेसिकली सवाल तो आता है, बट इससे भी पहले एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है। दैट्स द एनर्जी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो आज मैं आपको वही एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊँगा, एनर्जी डिपेंडेंसी वाला। तो आप लोग फिलहाल हेडिंग दें एनर्जी डिपेंडेंसी एंड रेजोनेंस स्कैटरिंग, क्योंकि जो ब्राइट विग्नर है ना, वो रेजोनेंस पर ही काम करता है। रेजोनेंस मतलब होता है उच्चतम बिंदु, जहाँ पर अधिकतम स्कैटरिंग की संभावना होती है ना, उस अधिकतम स्कैटरिंग की संभावना में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को मेजरमेंट लेने का काम कौन करता है? ब्राइट विग्नर फॉर्मूला करता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो वो निकाल देगा ब्राइट विग्नर, पर उससे पहले आपको ये रेजोनेंस स्कैटरिंग के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना कि रेजोनेंस स्कैटरिंग क्या होती है। जब आप ये समझ लोगे क्या होती है, उसके बाद आप लोग इसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। ठीक है, सो पहले यही चीज़ हम लोग देखते हैं, एनर्जी डिपेंडेंसी एंड रेजोनेंस स्कैटरिंग। सो हियर ये भी एक टॉपिक आया हुआ है तुम्हारे एग्ज़ाम में, 2019 में आया था, 2019 में आया था ये। सो हियर वी विल सी एनर्जी डिपेंडेंसी। Here we will see energy dependency of cross section of cross section and resonance scattering and resonance scattering by using S wave। एस वेव मतलब वही जो हम करते हुए आ रहे हैं, दैट इज एल बराबर 0, इसी को तो एस वेव बोलते हैं। सो फ्रॉम एन अट्रैक्टिव, अब इसको समझने के लिए हम लोग, आपको मैंने 3 एप्लीकेशन पढ़ाई थी, उसमें से मैं एक एप्लीकेशन का यहाँ यूज़ लूँगा, वो है अट्रैक्टिव स्क्वायर वेव पोटेंशियल, जो आपकी सेकंड नंबर एप्लीकेशन थी। सो फ्रॉम एन attractive square well from an attractive square well potential, सेकेंड एप्लीकेशन यही थी ना। इफ वी कंसिडर if we consider only low energy scattering, हमने वहाँ एक कंडीशन दी थी लो एनर्जी स्कैटरिंग। सो ओनली लो एनर्जी स्कैटरिंग, केवल आप लो एनर्जी स्कैटरिंग की कंडीशन यहाँ पे काम में लें। और मैंने आपको वहाँ उस क्लास में भी समझाया था कि लो एनर्जी की स्कैटरिंग का कंडीशन मतलब ये वाली कंडीशन। सो देन द फेज शिफ्ट, तो मैंने आपको फेज शिफ्ट भी निकलवाया था, रजिस्टर पलट के देखना एक बार।
स्क्वायर वेल पोटेंशियल में हम लोगों ने फेज शिफ्ट निकाला था। एक बार अपना रजिस्टर घुमा के देखना, पन्ने पलट के देखना। 10 डेल्टा नोट बराबर ये था कि 10 के डैश ए माइनस के डैश 10 के ए अपॉन के डैश प्लस के 10 के ए एंड 10 के डैश ए, where k square is equal to 2 mu e अपॉन एच कैट स्क्वायर, ये भी आपको बताया था, और के डैश स्क्वायर भी आपको समझाया था मैंने क्या होता है, के स्क्वायर प्लस के नोट स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको के नोट स्क्वायर की वैल्यू बताई थी स्क्वायर वेल पोटेंशियल में, ये थी। ठीक है, सो यहाँ फिर मैंने लो एनर्जी स्कैटरिंग कंडीशन लगाई थी। सो फॉर लो एनर्जी ये किया था, तो 10 के ए अप्रोक्सीमेटली के ए भी किया था। ठीक है, तो ये वाला अप्रोक्सीमेशन ऊपर पुट कर दें। सो 10 डेल्टा नोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के 10 के डैश ए, 10 के डैश ए माइनस के डैश के ए अपॉन के डैश प्लस के ए 10 के डैश ए। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छा करेंगे, के डैश के ए को हम बाहर ले लेंगे, है ना। सो 10 डेल्टा नॉट इज अप्रोक्सीमेटली के डैश के ए को न्यूमरेटर से आप लोग बाहर ले लीजिए और डिनोमिनेटर से के डैश को बाहर ले लीजिए, तो ऊपर बचेगा के 10 के डैश ए अपॉन -1 अपॉन नीचे बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर ए 10 के डैश ए अपॉन ओके सॉरी, आपने केवल के डैश बाहर लिया तो केवल के डैश का ही डिवाइड होगा। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको ले ले, के से के कैंसिल आउट हो चुका है एंड सिंपली के डैश से के डैश कैंसिल आउट हो चुका है, तो के ए बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी के डैश बच जाएगा। अगर मैं ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ ए और यहाँ ए हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे क्रॉस सेक्शन में साइन की रिक्वायरमेंट होती है, तो साइन स्क्वायर डेल्टा नोड, ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री पता होगा, 10 स्क्वायर डेल्टा नोड 1 प्लस 10 स्क्वायर डेल्टा नोड, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो फिर आप लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करके सीधा पहले 10 स्क्वायर डेल्टा नोट करेंगे, तो 10 स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, 10 के डैश ए हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा के डैश ए -1 इसका होल स्क्वायर
एंड अपॉन नीचे क्या था 1 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर, तो नीचे क्या था 1 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर टेन के डैश ए अपॉन के डैश ए इसका पूरे का होल स्क्वायर। ये मैंने किसकी वैल्यू रखी, टेन स्क्वायर डेल्टा नॉट की वैल्यू रखी। अब मुझे इसका एक और अपॉन लगाना है और रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर डेल्टा नॉट की वैल्यू। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ ना, मैं पहले ही 1 प्लस में एलसीएम ले लेता हूँ ताकि मुझे अगली स्टेप ना लिखनी पड़े। तो मैं एलसीएम लेता हूँ, तो जो न्यू डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है दैट मीन्स 1 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर टेन के डैश ए अपॉन के डैश ए का होल स्क्वायर, ये प्लस जो ऊपर वाली क्वांटिटी भी है एलसीएम लेने के बाद आया बेटा ना। सो 10 के डैश ए अपॉन लाइक दिस, और एलसीएम के बाद आया तो ऑब्वियस सी बात है नीचे अपॉन में ये पूरी चीज़ आ जाएगी जो आपने एलसीएम ली, दैट इज 1 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन के डैश ए। तो ये कट गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है केवल उसको हम लिख देते हैं और इनको थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं ताकि ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाए। इधर देखो ऊपर तो क्या है के स्क्वायर ए स्क्वायर टेन के डैश ए अपॉन के डैश ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, ये तो ऐसा कैसा रहने दो, ठीक है। सो साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट, तो ऊपर तो क्या है के स्क्वायर ए स्क्वायर एंड टेन के डैश ए अपॉन के डैश ए माइनस 1, 10 के डैश ए अपॉन के डैश ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये है समथिंग का होल स्क्वायर प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ तो होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 3 टर्म आएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा कुछ टर्म आएगा। तो हम वही करते हैं, तो पहले मैं ए स्क्वायर लिखता हूँ, फिर मैं बी स्क्वायर लिखता हूँ, टेन स्क्वायर के डैश ए अपॉन ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो ये हो गया 2ab प्लस फिर यहाँ पर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो ये है, तो मैं ब्रैकेट खोलना आई थिंक आ गया होगा ना, क्योंकि के स्क्वायर ए स्क्वायर हर टर्म से मल्टीप्लाई होना था तो मैंने वो हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पर लो एनर्जी कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, उससे पहले कुछ चीज़ें कट रही है उसको काट दो, तो इससे ये कट रहा है तो ये कट जाएगा, थोड़ा मैं ऊपर कर दूँ अब दिख जाएगा आपको। तो एक टर्म से एक टर्म आपकी कट रही है तो इसको आप काट दीजिए। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर k की पावर 4 है और लो एनर्जी में ये नेग्लेजिबल मान ली जाएगी क्योंकि ये k टू द पावर 4 है। k आपकी बहुत छोटी क्वांटिटी है क्योंकि लो एनर्जी है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये भी के स्क्वायर है, ये बहुत छोटा है, हमने इसको नेग्लेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इस टर्म में के स्क्वायर के साथ 10 के डैश ए बी है और के डैश के अंदर पोटेंशियल मल्टीप्लाई में होता है और उस पोटेंशियल के मल्टीप्लाई होने की वजह से हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये कुछ वैल्यू देगा। तो अब हमारे पास एक तो ये टर्म बच रही है और एक ये टर्म बच रही है और ऊपर जो है वो है सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो बची टर्म वो नीचे लिखता हूँ मैं आपके सामने। तो साइन स्क्वायर डेल्टा नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
फाइनली आफ्टर नेगलेक्टिंग द टर्म्स, आफ्टर नेगलेक्टिंग टर्म्स आप लिख लो आफ्टर नेगलेक्टिंग टर्म्स के स्क्वायर 10 के डैश ए अपॉन के डैश ए -1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे है दिक्कत, तो 1 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, और ये है 10 स्क्वायर के डैश ए, खत्म काम। अब आप एस वेव स्कैटरिंग के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो जानते ही हैं ना, आपको पढ़ाया हुआ भी इतनी बार। सो फॉर एस वेव स्कैटरिंग, फॉर ये आप जानते हो L बराबर 0 हम लोग पुट करते हैं। अब ऊपर जो साइन स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है ना, ये नीचे रख दो ऐसा का ऐसा ही एज इट इज़, ठीक है ना। तो सिग्मा टी क्या हो जाएगा 4 पाई अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर 10 के डैश ए 10 के डैश ए अपॉन के डैश ए -1 टू द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन के डैश स्क्वायर ए स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के डैश ए, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर, अब इम्पोर्टेंट चीज़ तो अब आएगी आपके सामने, इफ़ रेजोनेंस कंडीशन की ये शर्त है के डैश ए बराबर मान लीजिए 12 + 1, ये एनर्जी डिपेंडेंसी कहलाती है। एल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एल एनर्जी को शो करता है। अब मान लो लो एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एनर्जी को शो करता है, तो के डैश ए एनर्जी पर डिपेंडेंट हो गया। सो फॉर एस वेव मतलब सबसे लो एनर्जी, तो लो एनर्जी के लिए एल बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सबसे लो एनर्जी के लिए के डैश ए का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, सबसे लोएस्ट रेजोनेंस कंडीशन है ये। तो अगर मैं ये कर देता हूँ मान लो फटाफट से, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर डेल्टा नोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट के डैश ए टेंस टू π/2 सपोज। और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 10 के डैश ए अपॉन के डैश ए को होल स्क्वायर से बाहर निकालने वाला हूँ। तो ये कितना बचेगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर ऑलरेडी था, ठीक है, 10 स्क्वायर के डैश ए होल स्क्वायर से बाहर आया ना ये, अपॉन के डैश ए को बाहर निकाला मैंने, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास, यहाँ बचेगा 1 माइनस, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब के डैश ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 के डैश ए का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने बाहर निकाल लिया ना इसलिए। यहाँ पे कुछ था नहीं तो उल्टा हो गया। अब नीचे वाली बात आती है, अपॉन लगा दो यहाँ पे, अपॉन लगाने के बाद में नीचे से क्या लोगे आप बाहर, यहाँ से भी आप 10 स्क्वायर के डैश स्क्वायर ए स्क्वायर को बाहर ले लो, ठीक है। तो नीचे से भी आप लोग क्या लोगे 10 स्क्वायर के डैश ए अपॉन के डैश स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ कुछ था नहीं इसलिए यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज के डैश स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर के डैश ए। यहाँ से कुछ बाहर आया है तो यहाँ केवल के स्क्वायर ए स्क्वायर बचेगा। अब इस पूरी टर्म से पूरी टर्म कैंसिल हो गई। अब आप लोगों को
के डैश ए टेंस टू पाई बाई 2 पुट करना है, तो यहाँ पर 10 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फाइनेट होती है ना, तो यहाँ तो बच गया के स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस के डैश ए अपॉन इन्फाइनेट का होल स्क्वायर और नीचे के डैश ए का होल स्क्वायर अपॉन इन्फाइनेट प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर। 1 अपॉन इन्फाइनेट को हम लोग जीरो बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया रेजोनेंस के ऊपर, तो रेजोनेंस के ऊपर के स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे भी के स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 1 हो गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली रेजोनेंस के ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर डेल्टा नोट की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब अगर ये रेजोनेंस पर है, सो ये है एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस क्यों है ये, क्योंकि रेजोनेंस के लिए के डैश ए का वैल्यू ये होना चाहिए, ठीक है, ये रेजोनेंस के लिए होता है। सबसे पहला रेजोनेंस जो है वो पाई बाई 2 पर आ रहा है, रेजोनेंस का मतलब होता है अधिकतम। तो स्कैटरिंग अगर हुई मान लो, तो कोई भी कर्व का जो ये मैक्सिमम पार्ट होता है ना, इसे रेजोनेंस बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सबसे अधिकतम स्कैटरिंग मिली है, मतलब आपने देखा ना अलग अलग के की वैल्यू पर अलग अलग पार्टिकल स्कैटर्ड होके जा रहे हैं डिटेक्टर के ऊपर, तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जब अधिकतम पार्टिकल स्कैटर्ड होकर डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट हो जाएंगे, तो वो जो कंडीशन है वो ये कंडीशन कहलाती है, जब के डैश ए का वैल्यू इसके ऊपर हो, उसे रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर रेजोनेंस मिलता है, तो रेजोनेंस पे क्या मिल गया हमें, साइन स्क्वायर डेल्टा पर 1 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा टी है वो कितना हो गया, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर एट द रेजोनेंस। सो रेजोनेंस के ऊपर क्रॉस सेक्शन इतना होता है। सो दिस इज द रेजोनेंस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। दिस is the resonance scattering क्रॉस सेक्शन। समझ में आ गया, तो ये होता है रेजोनेंस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इसी के ऊपर बेस्ड होता है ब्राइट विग्नर फॉर्मूला। ब्राइट विग्नर फॉर्मूला ये नहीं होता, बट हाँ ब्राइट विग्नर फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊँगा, अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, मैं आपको ब्राइट विग्नर बहुत बढ़िया पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। बाय बाय।